हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मल कंडक्शन इन गैसेस। लास्ट लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कशन हुई थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन गैसेस। तो थर्मल कंडक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूलर लेयर्स हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, गैस की जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, अलग अलग टेम्परेचर है उनका। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम स्टेडी स्टेट लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब कि हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को यूनिफॉर्म मान के चलेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर लेयर है ए बी, जो कि हमने यहाँ पे शो भी कर रखी है। मॉलिक्यूलर लेयर ए बी यहाँ पे डायग्राम में शो की है हमने। सपोज इसका टेम्परेचर है टी। ठीक है, अब रेफरेंस लेयर जो ये हमने OX ली है, इससे इस ए बी लेयर का जो डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस, वो लेट कर लेते हैं स्मॉल y, उसको नोटेशन दे दी हमने। तो अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर जैसे हम y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो इस केस में अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो देखते हैं क्या होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब y एक्सिस के लॉन्ग मूव करने पे ये टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इट मीन्स हम जो चेंज लेंगे दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, मीन्स dt अपॉन dy। dt अपॉन dy यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट को शो कर रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास लेयर है, लेयर CD, जो कि डायग्राम में शो हो रही है, एक लेयर EF। अब देखिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इट मीन्स EF लेयर का टेम्परेचर AB लेयर से कम होगा और CD लेयर का टेम्परेचर AB लेयर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो हमने लेयर्स ली हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा, मीन फ्री पाथ के इक्वल। ये क्यों मीन फ्री पाथ के इक्वल लिया, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि मीन फ्री पाथ जो होता है टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ये नियरेस्ट लेयर्स हम लेके चले हैं, इनके बीच कोई और लेयर अगर सिचुएट नहीं है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास, ये मीन फ्री पाथ के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर की, तो फर्स्टली हम अगर टेम्परेचर निकालना हो हमने CD लेयर का, AB लेयर का टेम्परेचर है T। ठीक है, CD का ज़्यादा होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, कितना ऐड होगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर है dt अपॉन dy, मतलब यूनिट डिस्टेंस के लिए तो हमारे पास इतना टेम्परेचर चेंज है, बट हमारा AB लेयर से CD लेयर का डिस्टेंस जो है वो है लैम्डा। तो इट मीन्स लैम्डा डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अगर हमने टेम्परेचर में चेंज देखना है तो ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स टोटल टेम्परेचर हमारा कितना आ जाएगा CD लेयर का, T प्लस dt अपॉन dy इंटू लैम्डा। इन द सेम वे EF लेयर के लिए जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इतने ही फैक्टर से माइनस होगा। क्यों? बिकॉज इस लेयर का डिस्टेंस AB लेयर से लैम्डा है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सभी को। ठीक है, अब देखिए, ये जो लेयर्स का टेम्परेचर अलग अलग है, इस डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आएगा। देखिए, इन लेयर्स का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो लेयर्स जो मॉलिक्यूल्स इस CD लेयर से आएंगे डाउनवर्ड AB की ओर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी जो गैस के मॉलिक्यूल CD से AB की ओर आएंगे। ओके, इन द सेम वे EF लेयर से AB की ओर अपवर्ड जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बिकॉज उस जो EF लेयर है इसका टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम है। ये चीज़ क्लियर होगी सभी को। अब देखिए, इससे क्या होगा कि जो ये है मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की AB के नीचे है जो, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जाएगी। जो CD से आ रहे हैं टुवर्ड्स AB उनकी कम होती जाएगी, और जो EF से जा रहे हैं अपवर्ड उनकी बढ़ती जाएगी क्योंकि उनकी कम थी।
इट मीन्स क्या हुआ कि जो गैस का टेम्परेचर है बिलो ए बी वो तो इंक्रीज़ होगा और अबव ए बी वो डिक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों समझ आ गया होगा? बिकॉज देखिए सी डी लेयर से मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर जो आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, जिस वजह से उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के साथ, तो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। बट जो ई एफ से क्रॉस कर रही है टूवर्ड्स ए बी उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये फिनोमिना होता है जिससे थर्मल कंडक्शन का हम नाम देते हैं, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस फिनोमिना में। अब देखिए गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। थर्मल एजिटेशन की वजह से सभी डायरेक्शंस में मूव करेंगे, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है। 3 डायरेक्शन स्पेस में पॉसिबल होती हैं, तो इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम सपोज कर लें वो है n। ठीक है, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर देखिए 1 मिनट, n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, तो मॉलिक्यूल से सभी तीनों डायरेक्शन में जाएंगे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले कितने होंगे? एवरेज 1/3 हो जाएगा, इसका 1/3 होगा। अब एक्स एक्सिस की भी तो 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। इन द सेम वे वाई एक्सिस की 2 डायरेक्शन है, इसी वे से जेड की 2। तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर सपोज देखना है, मतलब एक पर्टिकुलर ही एक्सिस पे हमने देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू n। ठीक है, और अगर एवरेज स्पीड मान के चले मॉलिक्यूल्स की सी ए बी से उसको हम नोटेशन अगर दे रहे हैं सी ए बी से डिनोट कर रहे हैं, तो इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ए बी प्लेन को क्रॉस करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n CAV/6। ये लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये चीज़ सेम ही जैसे हमने विस्कोसिटी के केस में निकाली थी, सेम वे से इसमें हमने ये जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। अब देखिए टोटल थर्मल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स कैरी करेंगे जो कि ए बी लेयर को क्रॉस करेंगे डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए, तो वो देखते हैं टोटल थर्मल एनर्जी क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का MCT की फॉर्म में देखते हैं ना हम, मास इंटू जो CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर। तो मास अगर हम मॉलिक्यूल्स का M से डिनोट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास सपोज M है, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं फिर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो M इंटू N। अब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमने टोटल एनर्जी निकालनी है। पहले तो सिंपल देखो टोटल थर्मल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मास इंटू CV इंटू जो टेम्परेचर है उस लेयर का, दैट इज़ क्योंकि हम उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं जो डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, तो उस लेयर का जो CD लेयर है उसका टेम्परेचर जितना है उतनी एनर्जी उतना ही टेम्परेचर लेंगे हम मॉलिक्यूल्स का, तो T + dT/dy इंटू लैम्डा, तो MCVT ये तो लिख लिया हमने। अब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चाहिए हमें थर्मल एनर्जी, तो NCAV/6 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो अब इस टोटल क्वांटिटी के यूनिट क्या बन जाएंगे? टोटल थर्मल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, अब सेम वे से हम थर्मल एनर्जी अगर निकालें जो ए बी लेयर को अपवर्ड क्रॉस करेंगे, मतलब जो कि मॉलिक्यूल्स इस EF लेयर से जाएंगे, तो EF लेयर से अपवर्ड जा रहे हैं, तो EF लेयर का टेम्परेचर यहाँ पे कंसीडरेशन में आएगा। तो T जहाँ पे हमने ये T + dT/dy इंटू लैम्डा लिया था, अब क्या हो जाएगा? नीचे वाली लेयर की बात हो रही है तो प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब नेट ट्रांसफ़र एनर्जी का कितना होगा? नेट ट्रांसफ़र जो एनर्जी का होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा था, नीचे वाली का कम था, तो ऊपर वाली का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसलिए दोनों का माइनस कर देंगे नेट ट्रांसफ़र निकालने के लिए। और नेट ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों जो ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशन इनको माइनस किया तो हमारे पास टोटल नेट ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी आ जाएगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखिए
थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैपिटल के से दिखाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, E=K/dt/dy, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 4.46। एक्चुअली यहाँ पे जो E है ना, ये हीट एनर्जी को शो कर रहा है, जो हीट एनर्जी फ्लो कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए, ये E उसको शो कर रहा है। dt/dy ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बेसिकली यही होती है कि टोटल हीट जो फ्लो कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपॉन टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो हम K की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को याद रखना, E=K/dt/dy। अब देखिए E, एक तो हमने डेरिवेशन से E की वैल्यू निकाली है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेके चले हैं, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो E की वैल्यूज़ को जब इक्वेट करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से, देखिए E=K/dt/dy। एक तो ये हमने स्टैंडर्ड रिलेशन लिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एक हमने डेरिवेशन से फाइंड किया E की वैल्यू। E यहाँ पे है जो नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, जब इन दोनों को आप इक्वल रखोगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू mn C एवरेज इंटू लैम्डा इंटू CV इज़ इक्वल टू K, बिकॉज dt/dy तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी तो अब देखिए आगे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये ना मैं आई थिंक पेज की गलत क्लिक होगी फ़ोटो, ये थर्ड पेज जो है इसका मिस हो गया, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसका आगे वाला, फिर मैं आपको ना इसकी फ़ोटो दोबारा क्लिक करके सेंड कर दूँगी। देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से आपको ये वाला पेज नंबर 154 नहीं देखना, ये एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक का है, दोबारा से मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, आप इसके आगे समझ लीजिए। E=K/dt/dy, एक E की ये वैल्यू है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद हमारे पास K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि dt/dy तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखिए बेटा K की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3 इंटू mn। अब mn को रो लिख सकते हैं डेंसिटी, बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इंटू रो इंटू C एवरेज इंटू लैम्डा इंटू CV भी आएगा साथ में, ठीक है। तो अब जो हमने लास्ट लेक्चर में ईटा की वैल्यू निकाली थी, ईटा की वैल्यू हमारे पास थी 1/3 इंटू रो इंटू C एवरेज इंटू लैम्डा। ईटा था 1/3 रो C एवरेज इंटू लैम्डा। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो देखिए 1/3 रो C एवरेज लैम्डा इसमें भी है, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी CV इंटू ईटा, बिकॉज CV बचेगा, बाकी सारा ये तो ईटा ही है, तो इट मीन्स K क्या आ जाएगा, K इज़ इक्वल टू CV इंटू ईटा, ठीक है। अब देखिए जो लैम्डा है, लैम्डा मीन फ्री पाथ, वो हमारे पास होता है 1/√2 πd²n, ये वैल्यू होती है ना उसकी। तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं K के अंदर, जो K की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो वहाँ से K की आपके पास एक नई वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो CV, अब CV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना K। एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो आप, जो K की वैल्यू आई है वो C एवरेज की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो C एवरेज जो एवरेज मोलिकुलर स्पीड होती है, हमें पता है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स जो K है थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी यहाँ से। तो इस टाइप से हम थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस डेरिवेशन से। और इस ये जो लास्ट पेज बेटा इसमें गलत आ गया था, नेक्स्ट टॉपिक आ गया था, ये मैं आपको दोबारा PDF भेज दूँगी इसकी। थैंक यू।